हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी डरावनी और ख़तरनाक कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आप सभी ये चीज़ करने के नाम से भी डरेंगे। तो आइए सुनते हैं हमारी एक कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं एक रिश्ता मौत के बाद भी। मौत के बाद किसी से रिश्ता जोड़े रखना कितना खतरनाक हो सकता है और उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, वो राजू से बेहतर भला कौन बता सकता है। उसने अपनी माँ की मौत के बाद भी उसका दामन नहीं छोड़ा था और उसे अपनी शादी का निमंत्रण देने शमशान घाट तक चला गया था। लेकिन उसके बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो जानकर आप सबकी रूह कांप जाएगी। राजू 5 भाई बहन थे, लेकिन उसकी माँ सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करती थी और वो उसे डॉक्टर बनाना चाहती थी। लेकिन उसका सपना पूरा हो पाता उससे पहले ही वो ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। अपनी माँ को निमंत्रण देने के बाद राजू को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा था और ऐसा करना उसके लिए कितना खतरनाक साबित हुआ था, वो जानने के लिए ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। राजू अपनी माँ सीता से बहुत प्यार करता था। वो उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता था क्योंकि उसने उसे बहुत मुश्किलों से पाला था। राजू हमेशा सोचता था कि जब वो डॉक्टर बन जाएगा तब वो अपनी माँ को हर वो खुशी देगा जो वो पैसों से खरीद सकेगा, जैसे कि बड़ा घर, गाड़ी और वो सब कुछ जिसके बारे में उसकी माँ ने कभी कल्पना की थी। लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और ही थी। राजू डॉक्टर बन पाता उससे पहले ही उसकी माँ डेंगू की वजह से ये दुनिया छोड़कर चली गई। राजू की माँ भले ही ये दुनिया छोड़ गई थी, लेकिन राजू का उसके लिए प्यार कम नहीं हुआ था। वो उसे उतना ही प्यार करता था। जिस दिन राजू की माँ का अंतिम संस्कार किया गया था, उस दिन से हर रात राजू रात के समय घर से बाहर जाता और लगभग 1 घंटे बाद वापस आ जाता। लेकिन उसके पिता गोरेलाल ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि वो कहाँ जा रहा है और न ही उन्होंने उससे उस बारे में कुछ पूछा। राजू की माँ के गुजर जाने के बाद उसके भाई और बहनों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। राजू के पिता गोरेलाल भी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि अगर वो अपने बच्चों पर ध्यान देते तो वो खेती नहीं कर पाते। इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी करने का सोचा। लेकिन घर वालों के समझाने पर उन्होंने खुद की बजाय राजू की शादी करने का फैसला किया। जल्दबाजी में राजू की शादी अन्नू से पक्की हुई। उसका मंडप हुआ, हल्दी लगी और आखिर उसकी बारात जाने का दिन भी आ गया। राजू दूल्हा बना, लेकिन बाकी की दूसरी रस्में निभाने की बजाय वो जा पहुंचा शमशान घाट, जहां पर उसकी माँ का दाह संस्कार किया गया था। राजू अपने साथ दीपक लेकर गया था और उसने वहां पर दीपक जलाकर अपनी माँ को न्योता दिया मतलब उसे अपने साथ चलने को कह दिया। राजू दूल्हा बनकर कहाँ गया है उस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। न तो उसकी बुआ ने, न चाचा ने, न पापा ने और न ही उसके दादा या दादी ने। सब कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था। कोई मेकअप कर रहा था, तो कोई बैंड वालों को बुला रहा था, तो कोई बारातियों को इकट्ठा कर रहा था। राजू शमशान घाट में दीपक जलाकर आ चुका है, इस बात की भनक किसी को भी नहीं थी। समय से राजू की बारात निकली, धूमधाम से उसकी शादी हुई और अंत में विदा होने के लिए दुल्हन राजू के साथ उसी कार में बैठी। दुल्हन के कार में बैठने तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। ड्राइवर ने कार स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। मैकेनिक को बुलाकर भी कार स्टार्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। सभी बाराती और घराती नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैकेनिक ने कार का अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद बताया था कि कार में किसी भी तरह की खराबी नहीं है। 2 घंटे हो गए थे दुल्हन को कार में बैठे हुए,
लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इसलिए विदाई के लिए दूसरी कार का इंतज़ाम किया गया, लेकिन वो भी बंद पड़ गई। किसी के भी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। तभी वहाँ राजू के मामा विजय आते हैं और उसकी कार का पानी उतारने को कहते हैं। पहले तो वहाँ मौजूद सभी लोग उनकी बात पर हंसने लगे, लेकिन जैसे ही कार का पानी उतारा गया वो स्टार्ट हो गई। राजू के मामा विजय किसी बात से बहुत डर रहे थे, इसीलिए वो उसकी कार में बैठकर घर गए। राजू समझ नहीं पा रहा था कि उसके मामा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो घर से भी उसी के साथ ही आए थे। विजय ने कार के ड्राइवर से साफ साफ कह दिया था कि चाहे जो भी हो जाए, कार के सामने कोई जानवर या इंसान आ जाए, गाड़ी न रोकना, और सड़क पर कोई भी घायल पड़ा हो उसकी मदद के लिए भी गाड़ी नहीं रोकना। कार वहाँ से रवाना हुई, लेकिन राजू के मन में अपने मामा की बात ही घूम रही थी कि आखिर उन्होंने कार रोकने से मना क्यों किया है। वो लोग आधे रास्ते तक ही पहुँचे थे कि गाड़ी बंद पड़ गई। जहाँ कार बंद हुई थी वहाँ चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। रात भर जागने के कारण विजय को कार में नींद आ गई थी, इसीलिए उन्हें कार बंद होने के बारे में पता ही नहीं चला था, और उन्हें इस बात का भी पता नहीं चला था कि ड्राइवर शॉर्टकट के चक्कर में जंगल के रास्ते घर जा रहा है। ड्राइवर कार का बोनट खोलकर कार की खराबी देखने लगा कि आखिर कार बंद क्यों हुई। राजू उसकी मदद करने के लिए कार से बाहर निकला। जैसे ही वो कार से बाहर निकला, वैसे ही उसे जंगल की तरफ से बाहर आते हुए सूअरों के झुंड की आवाज़ आने लगी। जंगल घना था, इसलिए वो साफ साफ नहीं देख पा रहा था कि वो झुंड कितना बड़ा है। उसे सिर्फ उनके खुरों की और बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राजू समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। इतने में उसके मामा की नींद खुल गई और वह जल्दी से कार के बाहर निकले तो अचानक से वो झुंड गायब हो गया। उन्होंने जल्दी से राजू को कार में बिठाया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि राजू की समझ में ही नहीं आया कि ये सब अचानक क्या हो गया। जिस समय सूअरों के झुंड को देखकर राजू घबरा गया था, उस समय ड्राइवर का पूरा ध्यान कार को फिर से स्टार्ट करने पर था, क्योंकि उसे वो सूअरों का झुंड दिखाई ही नहीं दिया था। कुछ देर बाद कार स्टार्ट हुई और वो सभी घर की ओर चल दिए। राजू के मामा एक तांत्रिक थे। वो आत्माओं को देख सकते थे, उनसे बात भी कर सकते थे, लेकिन राजू को ये बात पता नहीं थी। राजू इसीलिए ये नहीं जानता था कि उसके मामा तांत्रिक हैं, क्योंकि वो अपने मामा से बहुत कम मिलता था। राजू जब दूल्हा बनकर शमशान घाट दिया जलाने गया था, तभी से उसके पीछे वहाँ की सभी आत्माएं पड़ गई थी, लेकिन वो सभी मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी, क्योंकि राजू की माँ की आत्मा ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया था। राजू के पीछे पड़ी उन सभी आत्माओं को विजय ने देख लिया था, तभी वो राजू के साथ हो लिए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राजू की शादी में कोई अनहोनी हो, और उन्होंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि उन्हें डर था कि हो सकता है उनकी बात पर कोई भरोसा न करे। राजू अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा और उसका गृह प्रवेश हुआ। शाम के समय अन्नू की मुंह दिखाई की रस्म हुई। मुंह दिखाई की रस्म में गांव की लगभग सभी औरतें शामिल हुई। सब ने अन्नू को कुछ न कुछ दिया। किसी ने चांदी की चूड़ी दी, किसी ने पायल, तो किसी ने रुपए दिए। मुंह दिखाई की रस्म अच्छे से संपन्न हुई। रात में जब राजू और अन्नू कमरे में मिले, तब राजू अन्नू से पूछने लगा कि उसे मुंह दिखाई में किसने क्या क्या दिया था। अन्नू भी खुशी खुशी उसे वो सब दिखाने लगी जो उसे मिला था। राजू एक एक करके वो सभी सामान देखने लगा। तभी उसकी नज़र चांदी के 2 कंगनों पर पड़ी। वो उन्हें देखकर चौंक गया और अन्नू से पूछा, ये कंगन किसने दिए हैं? ये कंगन तो तुम्हारी दादी ने दिए हैं, अन्नू ने जवाब दिया। अन्नू का जवाब सुनने के बाद राजू तुरंत उठा और अपनी माँ की पेटी खोलकर उसमें कुछ ढूंढने लगा। राजू ने हड़बड़ा कर में पेटी का सारा सामान बाहर फेंक दिया, लेकिन उसे वो नहीं मिला जो वो ढूंढ रहा था। जिसके बाद वो सारी बात समझ गया और अपनी बहन बबली को आवाज़ लगाने लगा। राजू की आवाज़ सुनकर बबली भागती हुई उसके पास आई और बोली, क्या हुआ भैया, तूने मम्मी के पेटी से कंगन तो नहीं निकाले? राजू ने उससे पूछा। नहीं भैया, मैंने तो मम्मी की पेटी को हाथ भी नहीं लगाया, बबली ने जवाब दिया। राजू और बबली बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ उसकी दादी आ जाती है
और अन्नू को अपने पास बुलाकर उसे चांदी के पायल देते हुए कहती है, ये ले बहू, तेरी मुंह दिखाई का तोहफा। और उसका घूंघट उठाकर उसका मुंह देखने लगी। कितनी प्यारी है मेरी बहू, काला टीका लगा लेना, कहीं तुझे नज़र न लग जाए। उसका मुंह देखकर बोली, अरे वाह दादी, आपने तो 2 बार भाभी को मुंह दिखाई का तोहफा दिया। बबली हंसते हुए बोली। वो समझ नहीं पा रही थी कि बबली ऐसा क्यों कह रही है। तू ये क्या बोल रही है, मैं तो अभी ही मिली हूँ अपनी बहू से। अच्छा, तो फिर शाम को कौन मम्मी के पेटी से कंगन निकाल कर ले गया था और भाभी को दिए थे? बबली ने हंसते हुए कहा। अपनी दादी और अपनी बहन की बातें सुनने के बाद राजू समझ गया कि उसकी मम्मी के कंगन अन्नू को किसने दिए थे और अपनी माँ को याद करके रोने लगा। सीता जब जिंदा थी तब वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के साथ साथ उसकी शादी के भी बात किया करती थी, तो उससे शादी के बारे में सिर्फ बात ही नहीं किया करती थी, बल्कि उसने तो राजू की पत्नी के लिए चांदी के कंगन भी बनवा लिए थे और हमेशा राजू से कहती थी कि वो अपनी बहू को मुंह दिखाई में यही कंगन देगी। जब राजू को पता चला कि उसकी दादी ने वही कंगन उसकी पत्नी को दिए हैं, तो वो समझ गया कि भले ये काम उसकी दादी ने किया है, लेकिन उनसे करवाया उसकी माँ ने है, क्योंकि उन कंगनों के बारे में सिर्फ उसे और उसकी माँ को पता था। उसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं है और उसने किसी को भी कंगन के बारे में नहीं बताया था। अगले दिन राजू दूध लेकर आया और अन्नू से खीर बनाने को बोला। जब खीर बन गई तो राजू ने अन्नू से कहा कि वो सबसे पहले दादी को खीर दे, क्योंकि उन्हें खीर बहुत पसंद थी। लेकिन जैसे ही अन्नू ने उन्हें एक कटोरी में खीर दी, उन्होंने वो कटोरी फेंक दी और बोली, तुझे पता नहीं है क्या, मुझे खीर नहीं पसंद। राजू के मामा विजय भी वहीं पर थे। यह आवाज़ सुनकर वो भागकर वहाँ आए और बोले, सब कोई जानता है तुझे खीर पसंद नहीं थी और तुझे खीर किसी ने दी भी नहीं। मुझे करेले की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, वो देना। राजू की दादी बोली। विजय समझ चुका था कि उसके ऊपर उसकी बहन का साया हावी है और वही ये सब कह रहा है, इसीलिए वो कड़क आवाज़ में बोला, तू यहाँ क्यों आई है, तुझे किसने बुलाया? विजय का इतना कहना था कि वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, मुझे मेरे बेटे ने बुलाया है, तुझे नहीं पता? वो खुद मुझे बुलाने गया था। मेरे साथ तो वो सभी आने को तैयार थे जिनके साथ मैं रहती हूँ, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि मेरा बेटा सिर्फ मुझे बुला कर गया है, इसीलिए सिर्फ मैं ही जाऊँगी, इसीलिए वो नहीं आए। अच्छा, तो फिर वो कौन थे जो तेरे बेटे के साथ उसके ससुराल तक चले गए और उसे और उसकी पत्नी को मार देना चाहते थे? वो तो तेरे बेटे को वहीं से नहीं लौटने देना चाहते थे। विजय ने पूछा। अगर तू ना होता तो वो अपने काम में सफल हो जाते। अच्छा हुआ जो तूने मेरे बेटे और बहू को बचा लिया, उसने फिर जवाब दिया। विजय राजू की दादी के ऊपर सवार उसकी माँ के साये के बीच जो बातें हो रही थी वो न तो राजू के समझ में आ रही थी और न ही वहाँ पर मौजूद उसके पापा या किसी और को। विजय तांत्रिक था, इसलिए उसने बिना देर किए एक नींबू और लौंग मंगवा कर उसका उतारा कर दिया, जिसके बाद विजय की दादी के सिर से सीता का साया हट गया। उतारा करने के बाद विजय ने वहाँ मौजूद सबको शुरू से पूरी बात बताई। राजू को लगता था कि उसके शमशान घाट जाने के बारे में किसी को भी नहीं पता था, लेकिन उसके मामा विजय को इस बात की पूरी जानकारी थी। भले ही वो उस समय वहाँ नहीं थे, लेकिन उन्हें सब पता चल गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो ये भी जानते थे कि राजू के पीछे पीछे शमशान घाट से क्या आया है और वो किसी को डराना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस बारे में किसी और से कुछ नहीं कहा। कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए वो बारात के घर से जाने के बाद वापस आने तक उसके साथ ही रहे थे। जैसे ही सबको पता चला कि राजू शमशान घाट अपनी माँ को न्योता देने गया था, वैसे ही सब लोग उसे डांटने लगे, लेकिन विजय ने सबको समझा दिया कि अब डरने वाली कोई बात नहीं है। उसने उसका उतारा कर दिया है, अब वो दोबारा इस घर में नहीं आएगी, उससे डरने वाली कोई बात भी नहीं है। विजय ने राजू को भी समझाया कि वो अपनी माँ को भूल जाए और दोबारा शमशान घाट न जाए, नहीं तो ये उसके लिए बहुत बुरा होगा। इस बार तो वो था बचाने के लिए, लेकिन अगली बार शायद वो ना हो। उस दिन के बाद से राजू के घर वाले उस पर नज़र रखने लगे
कि वो क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फिर से राजू वो करे जो उसने पहले किया था। लेकिन 1 महीने तक नज़र रखने के बाद भी जब उन्हें ऐसा कुछ भी पता नहीं चला कि राजू कुछ गलत कर रहा है, तो वो धीरे धीरे उन्होंने उस पर नज़र रखना बंद कर दिया। राजू की जब शादी हुई थी तब उसके पास कुछ भी नहीं था। उस समय वो गांव के ही क्लिनिक में एक मामूली कंपाउंडर था और उसने पढ़ाई भी सिर्फ 12वीं तक ही की थी, क्योंकि वो आगे पढ़ पाता उससे पहले उसकी माँ गुजर गई और राजू को आगे बढ़ने का हौसला वही देती थी। अपनी माँ सीता के गुजर जाने के बाद राजू को सबसे ज़्यादा अपने दोनों भाइयों और बहनों की फिक्र थी, लेकिन अनु ने राजू का घर अच्छे से संभाल लिया था। वो उसके दोनों भाइयों और दोनों बहनों का ध्यान रखती थी। राजू की शादी होने के बाद गोरेलाल खेती छोड़कर अपने दोनों बेटों को लेकर पुणे किसी काम की तलाश में चले गए थे, लेकिन उसकी दोनों बहनें उसके पास ही थी। अनु, जिन्हें अपनी छोटी बहन मानती थी, जब से राजू की शादी हुई थी तब से वो बहुत तरक्की करने लगा था। उसने गांव में ही अपना एक क्लिनिक खोल लिया था। क्लिनिक खोलने में उसकी मदद उसी डॉक्टर ने की थी जहां वो पहले काम करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो गवर्नमेंट टीचर भी बन गया था। लोग उसकी तरक्की को उसकी पत्नी से जोड़ कर देख रहे थे। उन्हें लगता था कि उसकी पत्नी के भाग्य के कारण ही वो इतनी जल्दी तरक्की कर रहा था, क्योंकि शादी से पहले जिस राजू के पास एक साइकिल भी नहीं थी, वो पैदल चलता था। अचानक उसके पास मोटरसाइकिल और कार कैसे आ सकती थी? बात सिर्फ तरक्की की ही नहीं थी। राजू जिस किसी से भी जो भी काम करने को कहता था, वो उसका काम कर देते थे, चाहे वो कोई भी हो या काम कैसा भी हो। अगर राजू बोल देता था तो वो काम ज़रूर होता था। ऐसा ही उसके क्लिनिक में भी था। वो हर मर्ज की दवा करने लगा था, इसीलिए उसके पास इलाज करवाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और ठीक होकर जाते थे। एक रात राजू देर से घर आया तो अनु ने उससे उसके देर से आने का कारण पूछा, तो राजू ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। अनु ने सोचा कि राजू थकान की वजह से ऐसा कर रहा है, इसीलिए उसने उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा और थाली परोसने लगी। अनु ने जैसे ही उसे खाने की थाली दी, राजू ने वो थाली उठाकर फेंक दी और वहीं पास ही पड़ा एक डंडा लेकर बाहर चला गया। अनु कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने घर के बाहर तोड़फोड़ करने की आवाज़ आने लगी। अनु ने जल्दी से बाहर जाकर देखा तो राजू पागलों की तरह कार और मोटरसाइकिल पर डंडे मार रहा था। उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाई। डंडे मारता हुआ राजू सिर्फ एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, मैंने तुझे इतना कुछ दिया, तू मुझे एक जान नहीं दे सकता। तोड़फोड़ करने के बाद राजू शांत हो गया और वहीं बैठकर रोने लगा। अनु उसके पास जाकर उसके ऐसा करने का कारण तो पूछना चाहती थी, लेकिन वो उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो उसे भी न मारने लगे। उस रात घर में वो और राजू ही थे। राजू की दोनों बहनें बुआ के यहाँ गई थी। राजू ने पहली बार ऐसा कुछ किया था। उस दिन के बाद से राजू के साथ बहुत बुरी बुरी घटनाएं होने लगी। उसके पास इलाज करवाने आने वाले मरीज़ ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बीमार होने लगे। उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मरते मरते बचा। अन्नू कुएं में गिर गई, लेकिन गांव वालों ने उसे बचा लिया। इन सभी दुर्घटनाओं में सबसे बड़ी घटना थी उसकी दादी की मौत। वो अचानक ही चबूतरे से गिरकर मर गई थी। गोरेलाल को जैसे अपनी माँ की मौत की खबर लगी, वो तुरंत ही पुणे से अपना काम छोड़कर दोनों बेटों को लेकर वापस गांव आ गया था। इतनी सारी घटनाएं घटने के बाद भी राजू एकदम शांत रहता था। उसका व्यवहार देखकर लगता जैसे उसे पता था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी दादी की मौत के वक्त भी एकदम शांत था। जिस दिन राजू की दादी की मौत हुई थी, उस दिन से राजू की ज़िंदगी में फिर से सब कुछ सही हो गया था। जब से राजू ने तोड़फोड़ की थी, तब से अन्नू उससे डरने लगी थी और उसके सामने सहमी सहमी रहने लगी थी। वो उसके पास जाने से कतराती थी। राजू जब भी उसके पास जाता, वो सहम जाती, उससे बात भी नहीं करती थी। भले ही राजू पहले अन्नू से प्यार नहीं करता था, उसे पसंद भी नहीं करता था, लेकिन शादी के बाद इतने दिनों तक साथ रहने के बाद वो उससे प्यार करने लगा और वो उसका खुद से दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो समझ गया था कि अन्नू से दूर क्यों रहने लगी है, इसीलिए उसने उससे
वो सब कुछ बताने का फैसला किया जो वो किसी से भी नहीं बताना चाहता था। एक दिन राजू ने अन्नू को अपने पास बिठाया और बताना शुरू किया। सबसे पहले उसने बताया कि उसने उस रात तोड़फोड़ क्यों की थी। फिर उसने उससे अपनी तरक्की का राज बताया और फिर अंत में वो कुछ बताते हुए रुक गया। अन्नू ने उससे बहुत बार उस बात के बारे में पूछा, लेकिन उसने उस बारे में कुछ भी नहीं बताया। उस दिन के बाद से राजू और अन्नू के बीच सब कुछ सही हो गया और उसके कुछ दिनों बाद ही उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिली। वो खुशखबरी कुछ और नहीं बल्कि ये थी कि अन्नू माँ बनने वाली है। लेकिन जिस दिन से उसे ये बात पता चली थी कि वो बाप बनने वाला है, उसी दिन से वो खोया खोया रहने लगा था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। अन्नू से परेशान देखकर खुद भी परेशान रहने लगी। उसने बहुत बार उसकी परेशानी का कारण पूछा, लेकिन उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। भले ही राजू की परेशानी का कारण उसे नहीं पता था, लेकिन वो अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। जब जब राजू अपनी पत्नी को खुश देखता, तब तब उसकी आंखों से आंसू निकल जाते। राजू को इतना दुखी और परेशान देखकर अन्नू को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ऐसी कोई बात ज़रूर है जो अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही है और वो उसके बारे में किसी से भी नहीं बता रहा। अन्नू ने बहुत कोशिश की कि राजू उसे वो बात बता दे जो उसे परेशान कर रही है, लेकिन उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन एक रात अन्नू के सामने वो राज आ ही गया जिसे राजू उससे छुपा कर रखना चाहता था। उस रात अन्नू की नींद अचानक खुल गई थी। जागते ही सबसे पहले उसका ध्यान अपने पति राजू पर गया तो वो वहाँ नहीं था। उसने सोचा कि शायद वो पेशाब करने के लिए कमरे से बाहर गया होगा, लेकिन जब बहुत देर हो जाने के बाद भी वो नहीं आया तो वो उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकली। जैसे ही अन्नू आंगन में पहुंची तो उसने देखा कि राजू हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरे बच्चे को बख्श दे, उसे कुछ ना करना, उसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी। तूने मुझे जो कुछ भी दिया है वो सब मुझसे वापस ले ले। अनु ये समझ नहीं पा रही थी कि राजू किसके सामने गिड़गिड़ा रहा है और मिन्नतें कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसे सिर्फ राजू ही दिखाई दे रहा था। अनु भागकर राजू के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अनु को अपने पास देखकर राजू बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब उसका राज खुल गया है। क्या हुआ? तुम किससे बातें कर रहे हो और हमारे बच्चे के बारे में क्या बोल रहे थे? अनु ने पूछा। राजू पहले उसकी बात टालता रहा, लेकिन अनु के बार बार जोर देने पर उसे अपना राज उसके सामने खोलना ही पड़ा। राजू ने शमशान घाट में दिया जलाने के बाद से लेकर उसके साथ जो कुछ भी हुआ था या उसने जो कुछ भी किया था उसके बारे में सब कुछ अनु को बता दिया। शमशान घाट में दिया जलाने के बाद से ही राजू की माँ उसके साथ थी और उसे दिखाई देती थी। वो सिर्फ उसे दिखती ही नहीं थी बल्कि उससे बातें भी करती थी। उसी की माँ ने ही उसे हर दिन दिया जलाने के लिए कहा था, इसीलिए घर वालों के मना करने के बाद भी राजू चोरी छुपे हर रात वहाँ दिया जलाने जाता था। राजू शमशान घाट दिया जलाने इसलिए जाता था क्योंकि उसकी माँ ने उससे कहा था कि जब तक वो दिया जलाएगा तब तक वो उसके काम आएगी और वो उसका हर वो काम करेगी जो वो कहेगा। राजू की क्लिनिक और उसकी नौकरी उसकी माँ की वजह से ही थी। पहले तो राजू सोचता था कि केवल दिया जलाकर ही उसे तरक्की मिल जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे इस कामयाबी की कीमत कितनी भारी चुकानी पड़ेगी। जिस रात राजू ने अपने घर में तोड़फोड़ की थी वो उसने अपनी मर्जी से नहीं की थी, बल्कि उसे तो पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। दरअसल सीता की आत्मा ने राजू से उस दिन पहली बार एक जान मांगी थी और वो जान कोई और नहीं बल्कि राजू की दादी ही थी, क्योंकि पहली बार सीता उसी के शरीर पर हावी हुई थी, लेकिन अपनी दादी की जान देने से राजू ने मना कर दिया था। इस बात से सीता की आत्मा उससे नाराज़ हो गई थी और उसे सज़ा देने के लिए वो तोड़फोड़ की थी और उससे वो सब कुछ वापस लेने लगी थी जो उसे दिया था। अपनी आंखों के सामने ही अपना सब कुछ उजड़ता देख राजू सीता की आत्मा को अपनी दादी की जान देने के लिए तैयार हो गया था। जिसके बाद क्या हुआ वो तो आप सभी को पता ही है। उसके बाद राजू को लगा था कि शायद अब उसकी माँ की आत्मा
उससे किसी की ज़िंदगी नहीं मांगेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो बस एक शुरुआत है। जैसे ही सीता को पता चला कि अनु माँ बनने वाली है, वैसे उसने राजू से उसकी जान मांग ली, जो वो किसी भी कीमत पे नहीं देना चाहता था। जैसे अनु को पता चला कि राजू की तरक्की की कीमत उसके अजन्मे बच्चे की ज़िंदगी है, तो वो अपने आपे से बाहर हो गई और उसने राजू को खूब भला बुरा कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे 2-3 थप्पड़ भी मारे। राजू ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि वो अपने बच्चे की ज़िंदगी किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहती थी। उन दोनों की बातें सुनकर गोरेलाल भी वहाँ आ पहुँचा था। अनु तुरंत उसके पास गई और वो सब कुछ बता दिया जो अभी अभी राजू ने उसे बताया था। राजू ने जो कुछ भी किया था वो जानने के बाद गोरेलाल को उस पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो जानता था कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, उस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए सुबह होते ही वो अब साले विजय के पास जा पहुंचा और सारी बात बताकर उसका समाधान पूछा। वे तांत्रिक था, जिस वजह से उसके पास बहुत से लोग इसी तरह की बहुत सी समस्याएं लेकर आ चुके थे, इसलिए वो इस समस्या का समाधान भी जानता था। विजय बिना वक्त गवाए गोरेलाल के साथ उसके घर चल दिया और राजू से एक उपाय करने को कहा। राजू ने पहले वो उपाय करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उसमें उसकी जान का खतरा था। लेकिन उसके घर वाले उसे भला बुरा कहने लगे, क्योंकि वो मुसीबत उसी की वजह से आई थी, और उसकी पत्नी ने भी उसे वैसा करने को कहा। तब वो मान गया। विजय ने राजू को वो उपाय बताने से पहले उसके सभी घर वालों को ताबीज़ दिए थे, ताकि सीता की आत्मा उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। ताबीज़ देते समय उसने ये चेतावनी भी दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें कैसा भी लगे, कोई भी दिखाई दे, कोई रोए या गिड़गिड़ाए, ये ताबीज़ अपने से दूर नहीं करना है, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। विजय ने राजू को उसी रात 12 बजे उसी शमशान घाट जाकर, जहाँ पर सीता का अंतिम संस्कार किया गया था, उसी जगह पर फिर से दिया जलाकर, जहाँ वो पहले दिया जलाकर सीता को अपने घर आने का न्योता दे आया था, उसे अपने साथ चलने को कहे, ऐसा कहा। उसने उसे ये भी बताया कि जब वो ऐसा करेगा तब उसे शमशान घाट की सभी आत्माएं ऐसा करने से रोकेंगी, लेकिन उसे डरना नहीं है, और अगर वो डर गया तो वो फिर जिंदा वापस लौट कर नहीं आएगा। राजू अपने बच्चे के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो गया था। राजू ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसके मामा विजय ने उसे करने को कहा था, जिसके बाद वो दोनों वो जलता हुआ दिया लेकर प्रयागराज निकल गए। जलता हुआ दिया प्रयागराज तक ले जाने में उन दोनों को बहुत सी मुश्किलें आई, लेकिन जैसे तैसे वो अपने काम में कामयाब हुए। प्रयागराज पहुंचकर विजय ने सीता की आत्मा की शांति के लिए पंडित से पूजा करवाई और वो दिया गंगा में प्रवाहित कर दिया, जिसके बाद सीता की आत्मा लौटकर घर वापस नहीं आई। लेकिन जब राजू घर लौटकर वापस आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी अनु और उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब आप सभी के मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि जब राजू अपनी माँ की आत्मा को प्रयागराज ले गया था, तो फिर अनु और उसके बच्चे की मौत कैसे हुई? जब राजू अपनी माँ की आत्मा को लेने के लिए शमशान घाट जा रहा था, तो उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही अनु के गले से वो ताबीज़ टूटकर गिर गया था, और जैसे ही अनु से वो ताबीज़ दूर हुआ, वैसे ही उस पर सीता की आत्मा ने हमला कर दिया। वो गुस्से में थी क्योंकि राजू उसकी बात नहीं मान रहा था, और उसे ये भी पता चल गया था कि राजू उसके साथ क्या करने वाला है। इसीलिए उसने अपना बदला लेने के लिए अनु और उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान ले ली थी। अनु उस रात सोई और फिर वो कभी नहीं उठी। अपनी माँ की मौत के बाद भी उससे रिश्ता जोड़े रखने की कीमत राजू को अपनी पत्नी और बच्चे की मौत से चुकानी पड़ी थी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलती हूँ आप सभी से एक अगली वीडियो में एक ऐसी ही डरावनी और ख़तरनाक कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।